नमस्कार साथियों, द ड्रीम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, देखिएगा प्रतिदिन की तरह ही जो हम एग्रोनॉमी और सोइल साइंस की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, उसी कड़ी में आज हम सोइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत। और आपको पता ही है, क्लास की शुरुआत प्रतिदिन की तरह ही मोटिवेशनल शायराना अंदाज में होगी। और आज का मोटिवेशनल शायराना अंदाज कुछ यूं है, आज की शायरी है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजर को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो बिल्कुल जैसे ही आप लक्ष्य निगाहों में रखना शुरू कर दोगे, तुरंत आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट बेधड़क पढ़ना शुरू कर सकोगे। तो बिल्कुल जुड़े हुए सभी साथियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। देखिएगा, सोइल साइंस की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और सोइल साइंस में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, अम्लीय, लवणीय और क्षारीय मृदाओं की बात कर ली थी। अभी हम बात करेंगे मृदा सुधारक की। किसकी बात करेंगे सर? मृदा सुधारक की। तो मृदा सुधारक की अगर मैं बात करूं तो पहला टाइप कौन सा था मृदा का सर? अम्लीय मृदा था। अम्लीय मृदा में सुधारक के रूप में, अम्लीय मृदा में मृदा सुधारक के रूप में चूने और रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एक तो चूना, किसका सर? चूना। एक रॉक फॉस्फेट, किसका? रॉक फॉस्फेट। तो अम्लीय मृदा सुधारक कौन कौन से होंगे? चूना और रॉक फॉस्फेट। ठीक है। Cr अम्लीय, Cr चूना और R से रॉक फॉस्फेट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर लवणीय मृदा में, लवणीय मृदा में लवणीय मृदा में एक तो आप प्रयोग करोगे निस्पंदन का। किसका? निस्पंदन का। सर निस्पंदन का प्रयोग क्यों करें? क्योंकि अगर आपको निक्षालन है ना, किसका सर? निक्षालन का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो एक तो निस्पंदन या निक्षालन, और सर और तो बढ़िया है, एक आएगा इसमें अपचालन यानी कि बहाकर, अपचालन है ना, बहाकर। और इसमें एक आएगा FYM का प्रयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है FYM का प्रयोग। लवणीय मृदा को FYM यानी कि फॉर्म यार्ड मैन्यूल यानी कि गोबर की खाद, गोबर की खाद का प्रयोग करके सुधारा जाता है। गोबर की खाद है ना। तो ये लवणीय मृदा में आप इस प्रकार से मृदा सुधारक याद रखेंगे, FYM अपचालन यानी कि बहाकर और निस्यंदन यानी कि निक्षालन। ठीक है। अब एक आती है लवणीय क्षारीय मृदा। ठीक है, ये कौन सी आती है? लवणीय क्षारीय मृदा। तो लवणीय क्षारीय मृदा की बात करते हैं। चलिए मैं अलग से लिख देता हूं, लवणीय क्षारीय मृदा। तीसरी कौन सी आएगी अपने पास? लवणीय क्षारीय मृदा, जो क्षारीय भी है लवणीय भी है। ठीक है। और इसके पहले अपन बात करेंगे क्षारीय मृदा की। किसकी बात करेंगे? तीसरी क्षारीय मृदा की। तो क्षारीय मृदा में अगर अपन बात करें तो आप देखिएगा, क्षारीय मृदा में एक तो आपके प्रयोग किया जाता है जिप्सम का। अरे सर जिप्सम का, बिल्कुल जिप्सम का प्रयोग किया जाता है चूने और रॉक फॉस्फेट का अम्लीय मृदाओं में। और जिप्सम और ढैंचा यानी कि हरी खाद का प्रयोग, हरी खाद का प्रयोग। और हरी खाद है तो सर्वोत्तम फसल। मैं फिर बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं फिर बता रहा हूँ कि हरी खाद मतलब अगर आपको क्षारीय मृदा में सुधार करना है, अगर आपको किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में क्षारीय मृदा दिखती है और आपको कहा जाता है कि इस मृदा के सुधार के लिए आप कौन से तत्व का प्रयोग करोगे, तो आप कहोगे हरी खाद। और हरी खाद में आप ढैंचे का प्रयोग करोगे। तो यहाँ से ये जैसे ही मैंने लिखा हरी खाद ढैंचा, तो यहाँ पे 2 पॉइंट, एक लाइन में 2 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। पहला तो ये कि क्षारीय मृदा सुधारक के लिए हरी खाद के तौर पर ढैंचे का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही ये लाइन लिखी कि क्षारीय मृदा में हरी खाद का प्रयोग करके मृदा सुधारक के रूप में इसे अपनाया जाता है, तो वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक प्रश्न ये भी तो बनता है कि हरी खाद हेतु सर्वोत्तम फसल। क्या? हरी खाद हेतु सर्वोत्तम फसल। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। हरी खाद हेतु सर्वोत्तम फसल। ठीक है, तो वो कौन सी है? ढैंचा है। कौन सी है? ढैंचा है। अलग से स्टार लगा के लिख देना। क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब ढैंचा, हरी खाद का प्रयोग, और ढैंचे का वैज्ञानिक नाम सेसबेनिया रोस्टाटा, ये भी आप लिख देना। और मोलासेज का प्रयोग किया जाता है। मोलासेज, किसका प्रयोग किया जाता है? मोलासेज यानी कि चूने और रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है अम्लीय मृदाओं में। मोलासेज, जिप्सम और हरी खाद का प्रयोग किया जाता है क्षारीय मृदा में। और लवणीय मृदा में निस्यंदन, अपचालन और FYM, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। अब जो अपने पास आती है अगली
लवणीय क्षारीय मृदा, उसकी बात करते हैं, लवणीय क्षारीय मृदा। तो अगर अपन बात करें लवणीय क्षारीय मृदा की, तो इसमें एक तो आयरन फॉस्फेट, कौन सा सर, आयरन पायराइड, बिल्कुल आयरन पायराइड, इसमें केवल दो ही प्रयोग करोगे आप, एक तो आयरन पायराइड, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पूछे जाते हैं, इधर साथ में लिख दीजिएगा आयरन पायराइड। और आयरन पायराइड के अलावा आप प्रयोग करोगे इसमें मोलासेज का, किसका प्रयोग करोगे, मोलासेज का, मोलासेज, इन दोनों का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। आयरन पायराइड और मोलासेज का क्या करना है, प्रयोग करना है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। लवणीय क्षारीय मृदा में मृदा सुधार के लिए आयरन पायराइड और मोलासेज का प्रयोग किया जाता है, जबकि क्षारीय मृदा में जिप्सम, हरी खाद और मोलासेज का प्रयोग किया जाता है। लवणीय मृदा में FYM और निस्यंदन और कौन सा था आपके पास, अपचालक, है ना, निक्सालक, और सबसे पहले अम्लीय मृदा CAR, चूना और रॉक फॉस्फेट, ठीक है। तो ये लिख दीजिएगा। इसके बाद अगर अपन बात करें अगले पॉइंट की, चलिए भाई बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे जल अधिकता की समस्या, है ना। जल अधिकता की समस्या को सामान्यतः शैम कहा जाता है, जलाधिकता की समस्या को जलाधिकता। अगर मैं बात करूं जलाधिकता मतलब जल की अधिकता, अरे शब्द को तोड़ो ना, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस अधिकता, जल प्लस अधिकता, यानी कि इस जल की अधिकता की समस्या को जलाधिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, जलाधिकता। और जलाधिकता का एक अन्य नाम है जो आपको पूछा जाता है, आपके प्रश्न बढ़ता है, आपके क्वेश्चन बढ़ता है कि जलाधिकता की समस्या क्या कहलाती है। क्या प्रश्न बढ़ता है, जलाधिकता की समस्या क्या कहलाती है। तो आप कहोगे क्या कहलाती है, आंसर आप क्या दोगे, सैम कहलाती है। क्या कहलाती है, सैम कहलाती है। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है क्या भाई, जल की अधिकता की समस्या को जलाधिकता कहते हैं और इस जलाधिकता का उपनाम है सैम। क्या उपनाम है, सैम। और आपको ये पूछा गया है कई बार, जलाधिकता की समस्या निम्न में से क्या कहलाती है। तो अब हम इसके बात करेंगे, सैम की बात करते हैं, जलाधिकता की बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये समस्या राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, हनुमानगढ़, गंगानगर और दक्षिण पूर्वी के नहरी सिंचित क्षेत्रों में सबसे अधिक है। तो जलाधिकता की सर्वाधिक समस्या, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पुनः बता रहा हूं, जलाधिकता की सर्वाधिक समस्या, इस जलाधिकता की सर्वाधिक समस्या तो जलाधिकता की सर्वाधिक समस्या कहां पाई जाती है, राजस्थान के एक तो उत्तरी पूर्वी, कौन सा सर, उत्तरी पूर्वी, बिल्कुल, और दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, है ना, ये तो है, बिल्कुल सर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, है ना। दक्षिणी पूर्वी में कौन सा आएंगे, कोटा, बूंदी, बारा। और उत्तरी पश्चिमी में कौन सा आएंगे, उत्तरी पश्चिमी में गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। तो उत्तरी पश्चिमी में पाई जाती है। अब आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फुल बता रहा हूं, पॉइंट पूछा जाता है, जलाधिकता की सर्वाधिक समस्या कहां पाई जाती है। तो आप कहोगे जलाधिकता की सर्वाधिक समस्या राजस्थान के उत्तर पश्चिमी यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में तथा दक्षिण पूर्वी यानी कि कोटा, बूंदी, बारा में पाई जाती है। सर्वाधिक समस्या की बात कर रहा हूं मैं, है ना, जलाधिकता की सर्वाधिक समस्या। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये कैसे क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र। तो आपको हो सकता है ये प्रश्न पूछे, ठीक है, और एक ऑप्शन मिल जाए, जलाधिकता की समस्या निम्न में से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, नहरी क्षेत्र, कुएं क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र। अरे सर कहां फंस गए क्या, ये जो हमने पढ़ा था भाई, उत्तरी पश्चिमी, गंगानगर, हनुमानगढ़ और दक्षिण पूर्वी, कोटा, बूंदी, बारा, इनमें जलाधिकता की समस्या है। तो वहां हमने कोष्टक में लिखा है, या आप कोष्टक में लिख देना कि नहरी क्षेत्र है। ये कैसे क्षेत्र है, नहरी, यानी कि जहां नहरों द्वारा सिंचाई होती है, तो नहरी क्षेत्र में हो सकता है ऑप्शन में नहरी क्षेत्र मिले, तो ये आप कोष्टक में लिख दीजिएगा। अब अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की।
अगर अपन बात करें अगले पॉइंट की, जब किसी क्षेत्र में जल का स्तर फसल के जल के क्षेत्र में स्थित मिट्टी के आर्द्रता को रोकता है तो उस कारण मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता हो जाती है। इससे सैम समस्याग्रस्त हो जाती है। ठीक है, सैम वही बताया मैंने, भाई सैम के बारे में बताया ना, सैम यानी कि जल अधिकता, तो जल अधिकता होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और CO2 की वृद्धि हो जाएगी। जिसमें सैम की समस्या होगी, जिस मृदा में सैम यानी कि जल अधिकता की, वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, CO2 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। अब आप देखिएगा, इस समस्या में इंदिरा गांधी नहर व चंबल नदी से निकाली हुई नहरों के क्षेत्र विकसित है। अब जैसे ही मैंने यह लिखा नहरी क्षेत्र, तो आपके दिमाग में ये तो आ गया होगा कि नहरी क्षेत्र मतलब नहर वाला क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां नहरों द्वारा सिंचाई होती है। तो दो नहरें हैं, ठीक है, कोटाबंदी बारा, झालावाड़ और गंगानगर हनुमानगढ़, उत्तरी पूर्वी, हाँ उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी। ठीक है, ये जो क्षेत्र है वहां पे दो नहरें चलती है, एक तो इंदिरा गांधी नहर और एक और कौन सी है सर, एक और है आपके पास चंबल नदी है ना। इन दोनों के द्वारा जहां सिंचाई होती है वहां सर्वाधिक सैम की समस्या है, जल अधिकता की समस्या है। ठीक है, बिल्कुल। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हनुमानगढ़ का बड़ा पुल गांव है। अब वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखिएगा, तो बार बार पूछा जाता है कि जलाधिकता द्वारा सर्वाधिक प्रभावित गांव कौन सा है, तो आप कहोगे हनुमानगढ़ का। हैचर मतलब सर हनुमानगढ़ है ना, हनुमानगढ़ का एक गांव है जिसका नाम है बड़ा पोल गांव। क्या नाम है, बड़ा पोल गांव। ये ऐसा गांव है जहां जलाधिकता की सर्वाधिक समस्या पाई जाती है। सबसे ज्यादा से ज्यादा समस्या हनुमानगढ़ के बड़ा पोल गांव में पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप देखिएगा अगला पॉइंट, बचाव का उपाय। सर आपने जलाधिकता के बारे में इतना बता दिया, जलाधिकता क्या है, कहाँ सर्वाधिक समस्या है, इसका उपनाम क्या है। अब हमें इसके बचाव के उपाय, अगर कहीं जलाधिकता हो रही है तो इसके बचाव के क्या उपाय हैं, तो इसके बचाव के उपायों की बात करते हैं। इसके बचाव के उपायों की अगर हम बात करें तो एक तो नहरों की मरम्मत कराओ, जिप्सम का उपयोग करो, है ना। दो तो ये भाई नहरों की क्या कराओ, मरम्मत, नहरों की मरम्मत, हाँ सर नहरों की मरम्मत, जिप्सम का प्रयोग है ना, जिप्सम का प्रयोग और उचित जल निकास, भूमिगत नालियों का निर्माण करें। उचित जल निकास और उचित जल निकास कैसे होगा, जब भूमिगत नालियों का प्रयोग होगा। इसमें आप लिखेंगे भूमिगत नालियों का प्रयोग, भूमिगत नाली का प्रयोग। ठीक है, और बायो ड्रेनेज प्लांट यानी कि यूकेलिप्टस लगाए। बायो ड्रेनेज प्लांट्स, कौन से प्लांट्स लगाने हैं ऐसे क्षेत्रों में, बायो ड्रेनेज प्लांट्स आपको यहाँ पे लगाने हैं। उदाहरण कौन से हैं इसके, यूकेलिप्टस, है ना। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट के साथ आज की इस क्लास को यही विराम देते हैं, इस क्लास का यही समापन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्रतिदिन की तरह ही क्लास शानदार लगी होगी, दमदार लगी होगी, मजेदार लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और TDP के YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।